अच्छा, क्यों 200 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद कॉइलिंग होती है? अच्छा, इस रिकॉर्डिंग को जब क्लासेस खत्म हो जाएं और यानी कि टाइम टू टाइम सुनते रहिएगा। अच्छा जी, देखिए क्यों 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद कॉइलिंग करता है। आपने देखा था ना वहां पे ये स्ट्रिंग, इस तरीके से ये स्ट्रिंग बन गई थी। इसको आप किसका नाम देंगे? स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसाम। स्ट्रिंग थी एक किसकी? न्यूक्लियोसाम की स्ट्रिंग थी। ठीक है। अच्छा देखिए, हिस्टोन का स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं बना के कि हिस्टोन बेसिकली था किस टाइप का, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। ये क्या है आपके पास? हिस्टोन का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है H2B प्रोटीन। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास चलें एक दूसरी प्रोटीन, ये है H4 प्रोटीन। H4 प्रोटीन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये जो प्रोटीन है आपके पास, ये है H3 प्रोटीन। और उसके बाद जो एक लास्ट बची है आपके पास, वो यानी कि इस तरीके से ये प्रोटीन, ये है H2A प्रोटीन। ठीक है। और ये है H1 प्रोटीन। ये है H1 प्रोटीन। ये क्या है? ये लिंकर ऑफ डीएनए। लिंकर ऑफ डीएनए, ये डीएनए है। ये डीएनए देखें, इस डीएनए ने इस हिस्टोन के ऊपर क्या की हुई है? कॉइलिंग की हुई है। इस डीएनए ने इस हिस्टोन के ऊपर क्या की हुई है? कॉइलिंग की हुई है इस हिस्टोन के ऊपर। ठीक है। देखें, ये है पूरी हिस्टोन। मैं इसको कर देता हूँ सर्कल अलग से। देखें, डीएनए इस तरीके से इस हिस्टोन के ऊपर कॉइलिंग कर रहा है। फिर आगे डीएनए चलेगा, ग्रीन कलर का ये डीएनए, फिर आगे जाएगा, 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ेगा, फिर आगे एक और हिस्टोन पे कॉइलिंग करेगा। इस तरीके से ये इनके ऊपर क्या कर लेगा? कॉइलिंग कर लेगा। ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाई है, ये आपके पास क्या एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू, एक्सरे डिफ्रैक्शन मारी है और एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की एसोसिएशन, ये इसकी डायग्राम दी गई है न्यूक्लियोसोम की। उसके अंदर हिस्टोन को शो कराया गया है। ठीक है। यस अस्फा, बोलिएगा, जल्दी बोलें, टाइम कम है हमारे पास। लिंकर से मुराद क्या है? स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कुछ नहीं कहना, सर लिख दिया बस। चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब आगे मैं एक नए पॉइंट की तरफ, न्यूक्लियोसोम समझ आ गया आपको। ठीक है। अच्छा, क्रोमोमेयर भी अभी समझ आएगा एंड के अंदर। ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स जो है, डीएनए के जो दो हेलिक्स थे, सेकंड पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अब सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। डीएनए आपके पास जो है ना, डीएनए कौन सा? डबल हेलिक्स। डीएनए डबल, डीएनए डबल हेलिक्स। ये जो डीएनए डबल हेलिक्स है, ये क्या काम करता है बेसिकली तौर के ऊपर? इस कॉइल अराउंड a central core of हिस्टोन। किसके ऊपर कॉइलिंग करता है? सेंट्रल कोर ऑफ हिस्टोन के ऊपर। ठीक है। अब सेंट्रल कोर क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। दिस सेंट्रल कोर कंसिस्ट ऑफ, ये जो सेंट्रल कोर है ये कंसिस्ट होगा किसके ऊपर?
8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, कॉल्ड ऑक्टामर। उसको आप किसका नाम देंगे? ऑक्टामर का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब कैसे, जरा सुनिएगा मेरी बात को, रिमूव करना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पर हिस्टोन की बात हो रही है ना, कितने? 8 हिस्टोन की। ऑक्टामर की बात हो रही है, ऑक्टा मीन्स 8, ठीक है ना। हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा, केमिस्ट्री में अल्केन के अंदर आप ये पढ़ते हैं, अल्केन ग्रुप के अंदर आप इन चीजों को क्या करते हैं, बेसिकली तौर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखें ये है एक हिस्टोन, ये है दूसरा हिस्टोन बीट लाइक, ये है थर्ड, और ये है 4 हिस्टोन। कितने हो गए? 4 हिस्टोन। अच्छा देखें, इनके पीछे 4 और मौजूद है इस तरीके से, इनके पीछे 4 हिस्टोन और मौजूद हैं इस तरीके से। मतलब सपोज कर लीजिए आपको 8 बॉल्स दे दी जाए, कितनी? 8 बॉल्स दे दी जाए, और आप उन 8 बॉल्स को क्या करें, 4 टेबल पे रखें, उन 4 के ऊपर 4 और रखते हैं, उन 4 के ऊपर 4 बॉल और रखते हैं, तो नीचे वाली 4 ऊपर वाली 4 बॉलों को क्या करेंगे? टच करेंगे। गौर से सुनिएगा, 8 बॉल्स दे दी गई, उन 8 में से 4 बॉल्स को आपने टेबल पे रखा, उन 4 के ऊपर 4 रख दिया आपने, उन 4 के ऊपर 4 रख दिया आपने, तो नीचे वाली 4 और ऊपर वाली 4 का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो कहलाएगा सेंट्रल कोर। देखें ऐसे, सपोज करें ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इन दोनों का ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को आप किसका नाम दे रहे हैं? सेंट्रल कोर का नाम दे रहे हैं, सेंट्रल कोर। यहां तो मैंने 2 रखी ना, वहां पे कितनी होंगी? 8, 4 नीचे, 4 यहाँ पे इस तरीके से नीचे, जहां ये 1 है, 4 इधर नीचे, और 4 क्या होंगी? ऊपर। ये ऊपर वाली 4 नीचे वाली 4 को क्या करेंगे? टच करेंगे। इनका ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल कोर। तभी तो ऑक्टामर बनेगा। देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब डीएनए क्या करेगा? देखें डीएनए, ये डीएनए आ रहा है, चले मैं इसको कलर देता हूँ थोड़ा सा, ये डीएनए आ रहा है, डीएनए आ रहा है। डीएनए किसके? इन दोनों के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर, देखें इस सेंट्रल कोर के ऊपर, ये जो सेंट्रल कोर है, इस सेंट्रल कोर के ऊपर उसने इस तरीके से कॉइलिंग की, कॉइलिंग की, और 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ दिया। फिर यहाँ पर इस तरीके से देखें एक हिस्टोन और मौजूद था, ठीक है। मैं 2 बना रहा हूँ, 8 होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे होंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से देखें, ये है सेंट्रल कोर, सेंट्रल कोर के ऊपर इस तरीके से कॉइलिंग की, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड का क्या करा? डिस्टेंस छोड़ा। तो इस तरीके से ये सेंट्रल कोर समझ आ गया आपके माइंड के अंदर के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर 4 हिस्टोन यानी कि अटैच विद अदर 4 हिस्टोन प्रोटीन, जहां नीचे वाली 4 ऊपर वाली 4 से अटैच करेंगी, उनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो सेंट्रल कोर कहलाएगा। और इस सेंट्रल कोर के ऊपर डीएनए क्या कर रहा होगा? कॉइल कर रहा होगा। डीएनए पूरा एक सर्कल घुमाता है, देखें इस तरीके से पूरा एक उसने सर्कल घुमाया, सर्कल घुमाने के बाद फिर देखें 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस, फिर अधर अधर, इस तरीके से जितनी 7 फीट की लेंथ जब तक पूरी नहीं हो जाती वो क्या करता है? इसके ऊपर कॉइलिंग करता रहता है, जब तक 7 फीट की लेंथ पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ऑक्टामर किसको? ऑक्टामर मतलब 8 हिस्टोन, ऊपर वाली 4 और नीचे वाली 4, ऊपर वाली 4 को नीचे वाली 4 क्या करेंगे? अटैच करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाएगा? सेंट्रल कोर कहलाएगा, ठीक है। सेंट्रल कोर पे क्वाइल किया 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस, फिर दूसरे हिस्टोन के सेंट्रल कोर पे क्वाइल किया 200 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस। इस तरीके से जब तक ये 7 फीट की लेंथ पूरी नहीं हो जाती ये क्या करता है? हिस्टोन के ऊपर क्वाइलिंग करता रहता है, ठीक है। और जब 7 फीट की लेंथ पूरी हो जाएगी उसके बाद कॉइलिंग भी खत्म हो जाएगी, और वहां पर ये बीड लाइक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग बन गई, ये स्ट्रिंग बन गई। दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम की ये स्ट्रिंग बन जाएगी। न्यूक्लियोसोम किसको नाम दे रहे हैं? एसोसिएशन को नाम दे रहे हैं। किसकी एसोसिएशन का नाम है? इज अ एसोसिएशन ऑफ आपके पास हिस्टोन एंड डीएनए। यस, सुना है? अच्छा 4 के ऊपर 4, चले मैं 4 के ऊपर 4 ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखिएगा 1
2 3 4, ठीक है, ये तो हो गई 4, ठीक है, ये 4 हो गई। अच्छा देखिए इन 4 के ऊपर इस तरीके से ना 4 और होंगी, 4 और होंगी, देखिएगा गौर से, इन 4 के ऊपर 4 और होंगी, ठीक है ना, इन 4 के ऊपर 4 और होंगी, 4 के ऊपर 4 और होंगी। 4 देखें, देखें सपोज कर लेना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ नहीं पा रहे हैं आप। देखिए मैंने आपको 8 बॉल्स दी, 8 बॉल्स दे दी ना, आप उनको ले जाएं टेबल पे रखें, मैं कहूँ 4 को रखें, आपने 4 को स्क्वायर शेप में, जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में रखा ना, ऐसे ऐसे आपने उन 4 को रख दिया, ठीक है। इन 4 के ऊपर और 4 रख दी, इन 4 के ऊपर और 4 रख दी, तो नीचे वाली 4 और ऊपर वाली 4 बॉल आपस में एक दूसरे को क्या करेंगी, टच करेंगी, करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, बताइए मुझे। देखें ये हैं 4 बॉल्स, 4 बॉल्स, इस तरीके से ये 4 बॉल्स, ठीक है। अब ये ऊपर वाली 4 नीचे वाली 4 बॉल से टच कर रहे हैं ना, ये देखें ये इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को किसका नाम दे रहे हैं, सेंट्रल कोर का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं हम इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, सेंट्रल कोर का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ हर बॉल टच करेगा ना, इन 4 बॉल्स को हम किसका, यानी कि ये ऊपर क्या है, इधर क्या है, ये 4 बॉल्स है, 1 2, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है, 1 2, ठीक है, तीसरा ये है, चौथा बॉल ये है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऊपर बॉल है और 4 क्या है, नीचे बॉल है। कॉइलिंग दोनों स्टैंड करेंगे जी, एक स्टैंड कहां से करेगा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर वाली ये जो 4 बॉल है, ये नीचे वाली 4 बॉल के साथ देखें यहाँ टच कर रही है, ये जो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये क्या कहलाता है, ये सेंट्रल कोर कहलाता है। तो अब डीएनए आता है ना, डीएनए आता है, देखिए ये डीएनए आया, डीएनए कहाँ कॉइलिंग करेगा, इस सेंट्रल कोर के ऊपर कॉइल करेगा, और कितने न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस छोड़ेगा, 200 न्यूक्लियोटाइड का। फिर इस तरीके से आगे और 8 स्ट्रॉन होंगी ऑक्टामर, 4 ऊपर 4 नीचे, उनके ऊपर कॉइलिंग करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, काइंडली बताइएगा क्लियर है, यस ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पर इस तरीके से ना, अच्छा देखें यहाँ पे क्या बन गई, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये हिस्टोन, ये हिस्टोन, ये हिस्टोन, ये हिस्टोन, ये हिस्टोन है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये डीएनए आ रहा है, देखें ये डीएनए ने कॉइलिंग की, 200 का डिस्टेंस छोड़ा, फिर कॉइलिंग की 200 का, फिर कॉइलिंग की, फिर 200 का डिस्टेंस छोड़ा, एक स्ट्रिंग बन गई ना, एक रस्सी बन गई यहाँ पे। अच्छा इन दोनों हिस्टोन और डीएनए की एसोसिएशन को न्यूक्लियोसोम का नाम दिया था, सो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम, आप कह दें ये स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम है। फाइन फाइन फाइन, क्लियर 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 है, आगे चलें, यस चलें जी आगे चलते हैं। अब कॉइलिंग करता क्यों है भाई, सवाल ये पैदा होता है कॉइलिंग क्यों करता है। देखें जी, देखें हिस्टोन प्रोटीन के पास 2 अमाइनो एसिड थे, 2 अमाइनो एसिड कौन कौन से, एक था अर्जिनाइन एंड लाइसाइन, ठीक है ना। ये 2 अमाइनो एसिड क्या है, अर्जिनाइन एंड लाइसाइन आर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, मैंने पहले पीछे भी बताया, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। इन दोनों से जो हिस्टोन बन रही है, तो इसका मतलब उस हिस्टोन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस हिस्टोन पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, द डीएनए डुप्लेक्स, द डुप्लेक्स ऑफ डीएनए कंटेन नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ड्यू टू विच a strong force, a strong force of attraction, force of attraction,
attraction develop between histone and DNA. So DNA coil around the histone तो ये डीएनए जो है कॉइल हो जाएगा किसके अराउंड, हिस्टोन के अराउंड, और कॉइल अराउंड द हिस्टोन टू फॉर्म स्ट्रिंग ऑफ जल्दी से करना। न्यूक्लियोसोम। तो किसके स्ट्रिंग बना लेगा, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रिंग बना लेगा। अब ये तो पता चल गया आपको क्यों कॉइल हुआ यहाँ तक, ये तीसरा पॉइंट। पहले पॉइंट में न्यूक्लियोसोम का बताया था कॉइलिंग हुई, दूसरे पॉइंट में सेंट्रल कोर और हिस्टोन प्रोटीन का बताया, तीसरे पॉइंट में क्यों कॉइलिंग करता है ये बताया। ठीक है, पॉइंट्स की सूरत में डिवाइड कर लिया ताकि समझ आ जाए। अच्छा, इसको रिमूव करते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये पॉइंट, तो आगे की तरफ चलते हैं नंबर 4 पॉइंट के ऊपर। 4 पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है। अच्छा देखें अब क्या होगा, द कोर हेल्प इन, अच्छा उसके बाद ये कोर हेल्प इन कॉइलिंग ये तो मैंने बता दिया। when the string of nucleosome warp up into higher coils, ठीक है, these are called super coil, ठीक है ना, due to which chromatin or chromosomes are formed। अब सुनिएगा मेरी बात, मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए ये स्ट्रिंग थी ना, ये स्ट्रिंग थी, ये क्या है, कॉइल स्ट्रिंग। ये क्या है, कॉइल स्ट्रिंग है, कॉइल स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। अगर इस स्ट्रिंग को मजीद कॉइल कर दिया जाए, जैसे कि आप देखते हैं ना टेलीफोन सेट या इंटरकॉम, उसमें एक कॉइल वायर होता है, ना कॉइल वायर। अगर आप उस कॉइल वायर को निकाल लें, रिसीवर से निकाल लें, और रिसीवर से निकालने के बाद टेलीफोन सेट से निकालने के बाद आप उसको इस तरीके से उसके दोनों एंड पकड़ लें, ये एक एंड है और ये उसका दूसरा एंड है। तो देखिए यहाँ एक लूप ऑफ हेनले बन गया, इस तरीके से लूप ऑफ हेनले जो आप किडनी में पढ़ते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। देखिए ये लूप ऑफ हेनले टाइप बन गया ना, ये कॉइल स्ट्रिंग है। अब इस कॉइल स्ट्रिंग को आप क्या करें, मजीद कॉइल कर दें, इस कॉइल स्ट्रिंग को आप मजीद क्या कर दें, मजीद कॉइल कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, सुपर कॉइल। वो क्या कहलाएगा, सुपर कॉइल कहलाएगा। भाई ऑलरेडी इसके अंदर देखिए ये कॉइल मौजूद थे, ये कॉइल मौजूद थे, ये कॉइल मौजूद थे, आपने इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, मजीद सुपर कॉइल कर दिया, मजीद उलझ गई ये स्ट्रिंग। मजीद क्या, ऑलरेडी कॉइल थी, मजीद आपने इसको उलझा दिया। जब मजीद आपने इसको उलझाया, देखें इस तरीके से, ये स्ट्रिंग है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग है। जब आपने इसको मजीद उलझाया तो इस तरीके से देखें मजीद उलझ गई है ना, ये मजीद उलझ गई। तो देखें इसके उलझने से ये क्या बन गया, ये बन गया क्रोमोसोम। क्या बन गया, क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन बन जाएगा। क्रोमेटिन, यही बताया था ना, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरा एक नेटवर्क। तो अब देखिए क्रोमोसोम्स को खोलेंगे तो न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग निकलेगी, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग को खोलेंगे तो डीएनए और हिस्टोन निकलेगा आपके पास। क्लियर है,
क्लियर यहाँ तक? बताइएगा प्लीज। अच्छा मैं देखूं जरा क्या आया है। यस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है आगे चलते हैं। अब देखें सवाल ये पैदा होता है, डीएनए ने कॉइलिंग की थी 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद। मैं कहूं कि एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है, ठीक है। और अब देखें आपके पास फिर एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर देखिए ये 50 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है। अब आप मुझे बताएं फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, 50 वाली में, 150 वाली में, 100 वाली में या 200 वाली में? फ्लेक्सिबिलिटी किस में आएगी? बताइए प्लीज, किस में आएगी फ्लेक्सिबिलिटी? सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होगी? सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होगी? 200 वाली। 200 वाली। अब सुने मेरी बात, अगर 50 न्यूक्लियोटाइड के बाद कॉइलिंग हो जाती तो सुपर कॉइलिंग हो पाती, फ्लेक्सिबिलिटी होती? भाई सुपर कॉइलिंग हो पाती, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती? नहीं ना। और जब नहीं सुपर होती। कॉइलिंग नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन कैसे बनता? तो आपका आंसर मिल गया कि 200 के बाद क्यों करता है, ये ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड छोड़ता है, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड छोड़ के हिस्टोन के ऊपर कॉइलिंग करेगा उतनी ज्यादा उस स्ट्रिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी ज्यादा वो सुपर कॉइल होके क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बना लेगी। अगर ये 50 या कम न्यूक्लियोटाइड छोड़ के कॉइलिंग करता तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाती, और वो स्ट्रिंग इतनी ज्यादा सुपर कॉइल नहीं करती, तो इजिली वे के अंदर आपके पास क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स नहीं बन पाता। ठीक है जी, रिमूव करते हैं इसको। अच्छा अब उसके बाद देखें डीएनए ने हिस्टोन के ऊपर कॉइलिंग की, एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन गई, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग बनने के बाद ना आपके पास जब सुपर कॉइलिंग हो रही है, सुपर कॉइलिंग हो रही है तो आपके पास ना कुछ देखें इस तरीके से सुपर कॉइलिंग हो रही है, ऐसी हो रही है ना स्ट्रिंग की सुपर कॉइलिंग, स्ट्रिंग की सुपर कॉइलिंग ऐसी हो रही है ना। तो अब ये जो सुपर कॉइलिंग हो रही है, इनके सुपर कॉइलिंग होने से ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं ना, ये बन रहे हैं ना इस तरीके से। अगर आप बुक के अंदर थर्ड डायग्राम को देखेंगे, थर्ड डायग्राम, तो आपको ये यानी कि ब्लॉक इस तरीके से ये चैम्बर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके से। इन चैम्बर्स को नाम देते हैं वरीथी। किसका नाम देते हैं? वरीथी का नाम देते हैं। देखिए ये एक वरीथी है, ये दूसरा वरीथी है, इस तरीके से ये तीसरा वरीथी होगा, ये चौथा वरीथी होगा। तो इस तरीके से इनको नाम देते हैं हम किसका? वरीथी का। कि भाई सुपर कॉइलिंग के अंदर टोटल वरीथिंग कितने होंगे? वो तो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल होंगे, बहुत होंगे, बड़ा मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। लेकिन इस तरीके से ये स्ट्रिंग है न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है, और ये क्या कर रहा है? मजीद सुपर कॉइल कर रहा है इस तरीके से। मजीद इसमें सुपर कॉइल हो रहे हैं तो ये चैम्बर्स बन रहे हैं, इन चैम्बर्स को हम नाम दे रहे हैं वरीथी का नाम दे रहे हैं। अच्छा क्या होगा कि जब ये ना देखें इस तरीके से, मैं यहाँ इस तरीके से जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये कहलाएगी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्या कहलाएगी? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। और जब ये ऊपर से नीचे इस तरीके से जा रहा है, देखिए ऊपर से नीचे इस तरीके से जा रहा है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहलाएगा। तो नीचे से जब ये ऐसे ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया तो नेगेटिव, ऊपर से जब ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या कहला रही है? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। और इनके सुपर रिपीट कीजिएगा, ये मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, चलें डायग्राम को मैं रिमूव करता हूँ। देखें ये क्या है? स्ट्रिंग है न्यूक्लियोसोम की, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग
ऑफ न्यूक्लियोसोम क्या कर रही है? सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग कर रही है। तो सुपर कॉइलिंग करने से देखें यहाँ पे क्या बन रही है, चैम्बर्स बन रहे हैं, बन रहे चैम्बर्स, बहुत सारे चैम्बर्स होंगे, वेरिएबल चैम्बर्स होंगे सुपर कॉइल करने से। आप बुक के अंदर थर्ड डायग्राम देखेंगे ना, थर्ड डायग्राम पेज नंबर 147 पे थर्ड डायग्राम देखेंगे तो आपको कई चैम्बर्स नजर आएंगे। तो इन चैम्बर्स को किसका नाम देते हैं? वरीथी, वरीथी, वरीथी का नाम देते हैं कि वरीथी है ये चैम्बर्स। अब कितने देखें, एक वरीथी, दो वरीथी, तीन वरीथी, कई वहां पे वरीथी मौजूद होंगे। तो यहाँ पे तो टोटल वरीथी कितने हैं? 3। आप चाहे इनको काउंट कर लें तो वेरिएबल है, काउंट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा अब देखें क्या होगा, क्या होगा कि जब ये आपके पास नीचे से इस तरीके से ऊपर, मैं इसको कलर देता हूँ ताकि समझ आए, जब ये नीचे से ऊपर कॉइलिंग करेगा इस तरीके से, नीचे से कहा ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कॉइल करेगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव कॉइलिंग। क्या कहलाएगा? नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आएगा, ऐसे देखें ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरीके से, सो ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रिंग ऊपर से नीचे कॉइल कर रही है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहलाएगा। दैट्स क्लियर, सिंपल, सिंपल है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है, सिंपल क्लियर है। आगे चलें? यस, यस सर। चलें जी आगे चलते हैं, मैं रिमूव करता हूं इसको। अच्छा उसके बाद यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन को डिस्कस कर लेते हैं कि यूक्रोमेटिन और बेसिकली तौर के ऊपर आपके पास हेट्रोक्रोमेटिन क्या होगा, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पर कि यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, देखिए क्या हो, व्हेन इन प्रोफेज, प्रोफेज जानते हैं, प्रो मतलब फर्स्ट, फेज मतलब स्टेज, ठीक है, माइटोसिस की हो या मियोसिस की हो। व्हेन इन प्रोफेज, जब सेल किस में हो, सेल डिवीजन कर रहा हो और पहली स्टेज में हो, प्रोफेज में हो, तो आप क्या करें, क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स इज ट्रीटेड विथ अ केमिकल, एक केमिकल डाल दें उसके ऊपर या एक डाई डाल दें, केमिकल या डाई, चलें डाई, डाई डाल दें, उस डाई का नाम है एसीटोकार्बाइन। डाई का नाम क्या है? एसीटोकार्बाइन। आपने डाई डाली ना तो टू रीजन ऑफ क्रोमोसोम, टू रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स आर विजिबल। क्रोमोसोम के दो रीजन आपको क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। किस बेसिस पे दो रीजन विजिबल हो गए? किस बेसिस के ऊपर? अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए, म्यूट कर लें अपने आप को काइंडली, एंड आरएनए, ठीक है भाई। देखिए आपने क्या करा, सेल डिवीजन हो रही थी, सेल डिवीजन में पहली स्टेज थी प्रोफेज चल रही थी, अब वो माइटोसिस हो या मियोसिस की हो, बेशक सोमैटिक सेल में हो रही हो या सेक्स सेल जर्म सेल्स में हो रही हो, आपने उसके ऊपर एक केमिकल डाल दिया, प्रोफेज के अंदर डालेंगे तो ये दो रीजन विजिबल होंगे, एक केमिकल या डाई कलर जिसका नाम है एसीटोकार्बाइन डाला, तो आप फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखेंगे आपको क्रोमोसोम के दो रीजन नजर आ जाएंगे। एक रीजन को आप नाम देंगे यूक्रोमेटिन का और दूसरे रीजन को आप नाम देंगे किसका? हेट्रोक्रोमेटिन का। अब ये जो दो रीजन नजर आए, आपने दो रीजन में डिवाइड कर दिया इसको ना, डाई की बेसिस पे, कलर की बेसिस पे, डाई डालने पे एक डार्क हो गया, एक लाइट हो गया, एक क्या हो गया? डार्क हो गया, एक लाइट। जो लाइट रीजन आया, लाइट रीजन, उसको यूक्रोमेटिन कह रहे हैं, और जो डार्क कलर का आ गया उसको आप किसका नाम दे रहे हैं? हेट्रोक्रोमेटिन। ऐसा क्यों हुआ? क्रोमोसोम तो एक था,
लेकिन डाई डालने पे क्रोमोसोम का एक पार्ट ऐसा था जहां पे लाइट कलर आ गया और एक पार्ट ऐसा था जहां पर क्या आ गया, यानी कि आपके पास डार्क कलर आ गया। ऐसा इसलिए हुआ, जहां पर लाइट कलर आया वहां पे आरएनए मौजूद था, वहां पे प्रोटीन मौजूद थी। जहां पे डार्क कलर आया वहां पे आरएनए का आपके पास क्या है, कोई अमाउंट मौजूद नहीं था, वहां पे प्रोटीन बहुत लेस अमाउंट के अंदर मौजूद थी। क्योंकि जहां आपने डाई डाली ना, तो वहां पे यानी कि डाई डालने की वजह से दो रीजन्स विजिबल हो गए। क्लियर है बात? अब किस बेसिस के ऊपर, एक लाइट एक डार्क रीजन। फिर हमने लाइट और डार्क रीजन को देखा, अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया, तो पता ये चला कि जो लाइट रीजन है वहां पे आरएनए भी मौजूद है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। और जो आपके पास डार्क रीजन है वहां पे आरएनए नहीं है, वहां पे प्रोटीन का अमाउंट बहुत लेस है और वहां पे डीएनए के जो जीन्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, मैं अब दोनों रीजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। देखें, पहले यूक्रोमेटिन को डिस्कस कर लेते हैं। टाइम का नहीं पता चल रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है, 4:15 होगा। these region have light color. These region have light color. They form, ये भी याद रखिएगा, जो लाइट रीजन है फॉर्म larger part of क्रोमोसोम। कितने परसेंट पार्ट होगा लार्जर पार्ट से मुराद, आपके पास यूं कह लीजिए कि तकरीबन 99%, तकरीबन 99%, एक अंदाजे के मुताबिक ये एक अंदाजा दे रहे हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है अब तक। ठीक है, अच्छा जी, दीज आर द एक्टिव रीजन एंड फॉर्म। एक्टिव है तभी तो क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। एक्टिव है तभी तो आरएनए बना रहा है। दिस रीजन do not show contraction except in cell division, एक्सेप्ट इन सेल डिवीजन। देखें अब यहाँ आपने जब डाई डाली ना तो लाइटर रीजन बहुत ज्यादा आया है, कितना 99% के करीब लाइट रीजन बना है। और जबकि अच्छा ये 99% जो लाइट रीजन आया इसको जब ऑब्जर्व किया, ये एक्टिव रीजन। एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ आरएनए बन रहा है और जहां आरएनए बनता है वहां सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है और जहां सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है वहां एंजाइम्स बनते हैं और जहां एंजाइम्स बनते हैं वहां फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। समझ आ रही है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन याद है आपको सेकंड चैप्टर का? मैंने कहा था कि ये हो क्यों रहा है, प्रोटीन क्यों बन रही है, क्योंकि एमआरएनए डीएनए से मैसेज लेके जाता था और उन मैसेज को, जेनेटिकल मैसेज जैसे स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, इनके मैसेजेस लेकर के गया, ब्लड ग्रुप वगैरह इनके मैसेजेस लेके गया, प्रोटीन बना ली और वो प्रोटीन एंजाइम है। फिर वो एंजाइम क्या करते हैं, आपके पर्टिकुलर फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे स्किन का फंक्शन है, हेयर का फंक्शन है, ठीक है, ये सारे फंक्शन। तो अब इसको एक्टिव क्यों कह रहे हैं, अपने माइंड में रखिएगा। एक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रीजन आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप इतना सेंस रखते हैं कि जो रीजन आरएनए की फॉर्मेशन करेगा तो इसका मतलब वहां पर क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, और जहां प्रोटीन बन रही है वहां एंजाइम्स हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या हो रहा है, जो जो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं उन तमाम कैरेक्टरिस्टिक के फंक्शन क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं। एक्टिव रीजन आरएनए बना के प्रोटीन एंजाइम बना रहा है। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब हेटेरोक्रोमेटिन को देखते हैं। और ये रीजन शो, डू नॉट शो कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अलावा ये कॉन्ट्रैक्शन को शो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि यूं कह लीजिए कि ये क्या है आपके पास, यूं कह लें कि इतना ज्यादा ये कंडेंस पार्ट नहीं है, इतना ज्यादा इज नॉट कंडेंस। तभी तो मैंने लिखा है ना, डू नॉट शो कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट कंडेंस। समझते हैं ना?
उलझा हुआ, इतना ज्यादा उलझा हुआ रीजन नहीं है यहाँ पे, वरीथी इतने ज्यादा नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको सुपर कॉइलिंग इतनी ज्यादा यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखें सेकंड, हेट्रोक्रोमेटिन। देखिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या है आपके पास, these region have dark color, डार्क कलर है, ठीक है, दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, these are present स्मॉल फोल्ड, एक छोटा सा फोल्ड की सूरत में ये रीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। these are inactive region, inactive region है एक, and do not take part in the formation ऑफ आरएनए, मतलब इनएक्टिव रीजन है, वो एक्टिव था, ये इनएक्टिव है, ठीक है। दिस रीजन वो डू नॉट शो कॉन्ट्रैक्शन, बट दिस रीजन शो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हाईली कंडेंस पार्ट, बहुत ज्यादा यहाँ सुपर कॉइलिंग हुई है, बहुत ज्यादा यहाँ सुपर कॉइलिंग हुई। तो आप देखें, एक अगर डिस्टिंग्विश है, देखें एक लाइट है एक डार्क है, एक लार्ज अमाउंट में एक लो अमाउंट के अंदर, एक हाईली कंडेंस है एक लो कंडेंस, एक एक्टिव रीजन दूसरा इनएक्टिव रीजन, एक आरएनए बना रहा है दूसरा आरएनए नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसको मैं रिमूव करता हूं, ये है सपोज कर लें क्रोमोसोम से, वो रीजन होगा ये, सपोज कर रहे हैं हम, आपको देखिए हाईली कंडेंस पार्ट, वो रीजन होगा ये हेट्रोक्रोमेटिन का, हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन। और ये जो आपके पास 99% रीजन है, ये क्या है, यूक्रोमेटिन है, मतलब ये 1% रीजन है, और इस 1% रीजन में हो सकता है कौन से जीन्स हो, इनएक्टिव आरएनए नहीं बन रहा, प्रोटीन नहीं बन रही, मतलब यहाँ बॉडी के उन कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स मौजूद होंगे जो इनएक्टिव होंगे, जैसे अपेंडिक्स काम क्या है, फंक्शन क्या है, पता ही कुछ नहीं आज तक, क्यों है यही नहीं पता, तो हो सकता है यहाँ पर बॉडी के उन कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स हों जो अपने आप को एक्टिवेट नहीं करते, तभी तो यहाँ आरएनए नहीं बन रहा ना। अगर अपेंडिक्स का फंक्शन होता तो आरएनए बनता, प्रोटीन बनती, एंजाइम्स आते, और वो एंजाइम अपेंडिक्स से कोई ना कोई फंक्शन कंट्रोल करवा रहे होते। तो यहाँ पे बॉडी के उन कैरेक्टरिस्टिक के जीन्स होंगे जो आपकी बॉडी के फंक्शन को शो नहीं करते, तो इसलिए हमने दो रीजन में डिवाइड कर दिया। यस सर, अपेंडिक्स के अलावा कोई ऐसे होते हैं मतलब जिनका कोई फंक्शन नहीं